नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज अपन नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित ही एक और निबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले जब अपनों ने क्लासेस शुरू की थी उसी समय मैंने बताया था कि भाई अपन है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, आरयू, इन तीनों को लेकर चल रहे हैं। तो तीनों का सिलेबस है वो यहाँ पर अपन करेंगे। तो यहाँ पर आज जिस निबंध को अपन शुरू करने जा रहे हैं वो किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का ही है। और वाजपेयी जी का कौन सा निबंध अपन इस क्लास में देखने जा रहे हैं? वाजपेयी जी का निबंध है प्रसाद और निराला। ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इस निबंध को समझने में। क्यों मुश्किल नहीं होगी? क्योंकि अभी अपन छायावाद की समीक्षा करके आए हैं और ये मैं पिछले निबंध में भी बता चुकी हूँ। अपनों ने 3 निबंध पढ़ लिए हैं। सबसे पहले साहित्य और सामाजिक प्रगति, उसके बाद छायावाद और तीसरा प्रसाद और निराला। मैंने हर क्लास में का मतलब है कि हर निबंध की क्लास में मैंने आपको बताया है कि देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महत्वपूर्ण समीक्षक माने जाते हैं, समालोचक माने जाते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी भी एक महान समीक्षक माने जाते हैं। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल से छायावाद छूट गया था। छायावाद कालीन जो कवि थे उनकी समीक्षा वो नहीं कर पाए थे। तो उनकी पूर्ति किसने की? नंद दुलारे वाजपेयी ने की। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा जो समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे वो किसके संबंध में लिखे? छायावाद के संदर्भ में। तो छायावाद में एक तो छायावाद नाम से ही लिख दिया और इधर अगर अपन प्रसाद और निराला की बात करें तो ये भी कौन है? छायावादी कवि ही है। अब ये निबंध चलेगा कैसे? पहले तो मैं आपको ये ही क्लियर कर देती हूँ। इस निबंध की शुरुआत है वो निराला जी से होगी। निराला जी की संपूर्ण चीजें अपन पढ़ेंगे। निराला जी का काव्य कैसा था, निराला जी को वर्तमान में किस प्रकार से सम्मान दिया जा रहा है, पहले किस प्रकार से उपेक्षित थे या सम्मान मिला था, इस संबंध में पूरी अपन निराला जी की चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन प्रसाद जी की चर्चा करेंगे और फिर दोनों की तुलना करेंगे। देखिए, और यहाँ पर है वो ये पूरा का पूरा निबंध एक प्रश्न के रूप में चलता है। प्रश्न के रूप में चलता है। और प्रश्न के रूप में किस प्रकार से चलता है? प्रश्न है क्या? प्रश्न ये है कि दोनों प्रतिभाशाली लेखक थे, परंतु दोनों में से अधिक सम्माननीय एवं प्रतिष्ठित कवि कौन है? दोनों में से श्रेष्ठ कवि किसको कहा जा सकता है? ये कवि है, सॉरी ये प्रश्न है। दोनों में से अधिक सम्माननीय कौन है? अधिक प्रतिष्ठित कौन है? प्रतिष्ठित कौन है? अत्यधिक महत्वपूर्ण कौन है? ये एक प्रश्न है कि अपने को दोनों की तुलना करनी है। दोनों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि कौन सा हो सकता है, या साहित्य समाज ने दोनों में से सम्मान किसको अधिक दिया, ये प्रश्न है। निबंध का प्रारंभ जैसे ही होता है तो प्रारंभ में जो वाजपेयी जी है वो इसी प्रश्न को उठाते हैं कि छायावाद युग के प्रतिष्ठित कवि या छायावाद युग के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ, इन दोनों में से भी यदि पूछ लिया जाए कि भाई सर्वश्रेष्ठ कौन है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, दोनों में से सर्वाधिक सम्माननीय कौन है, तो उत्तर क्या हो सकता है? तो इस उत्तर के लिए सबसे पहले तो अपने को इन दोनों का ही व्यक्तित्व देखना पड़ेगा, कृतित्व देखना पड़ेगा, इनका रचना संसार जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेखक किसकी समीक्षा प्रारंभ करते हैं? निराला जी की। कहते हैं कि निराला जी को 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जा रहा है। 20वीं शताब्दी के बाद ही निराला जी का आविर्भाव हुआ, परंतु इनको महत्वपूर्ण या सम्मानित या इनको अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि या श्रेष्ठ कवि कब से माना जाने लगा? इनकी मृत्यु के पश्चात। मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु होगी उसके बाद लोगों की सहानुभूति इन्हें अत्यधिक मिली। कारण क्या था?
देखिए, निराला जी का जीवन एक बहुत ही बड़ा विषम परिस्थितियों वाला जीवन था। इनकी शारीरिक दशा ठीक नहीं थी, आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, मानसिक दशा ठीक नहीं थी। ये अनेक विपरीत परिस्थितियों से गुजरे थे, विपरीत परिस्थितियों से। तो इसलिए भी साहित्य समाज की या लोगों की इनके प्रति सहानुभूति बढ़ी। देखिए, निराला जी जो है वो अंत में, जीवन के अंत समय में विक्षिप्तावस्था में चले गए थे। विक्षिप्तावस्था का मतलब है कि पागलपन तक ये पहुंच गए थे। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे, साथ साथ शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो गए थे, और समाज की इतनी उपेक्षा कि जीवन के अंतिम समय में इन्हें कोई सहारा भी नहीं मिला, यहाँ तक कि इनकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं हुई थी, और यहाँ तक कि इन्हें कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिली थी। इस प्रकार की दुर्दशा हमारे एक महनीय कवि की हुई। कहते हैं ना कि समाज हमें संभालता है, मनुष्य समाज का अंग है, मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। जब इस प्रकार का व्यक्तित्व समाज द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है तो समाज का कहाँ सम्मान करें, कहाँ माने कि समाज आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अंतिम समय में ये पागलपन की स्थिति में पहुंच गए थे। इनकी सेवा शुश्रूषा रोगी की सेवा होती है, वो तो दूर, इन्हें चिकित्सा की सुविधा तक नहीं मिल पाई थी। कारण क्या था? इनकी आर्थिक दशा भी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पैसा नहीं था इनके पास। ये एक महान कवि थे, इनकी रचनाओं पर इन्हें सम्मान भी प्राप्त होते थे, परंतु साथ साथ हृदय से उदार व्यक्ति भी थे। और उदार होने के कारण इनको जब भी कुछ मिलता था, यहाँ तक कि जो चीज अपने पास होती थी तो दूसरे को जब जरूरत पड़ती तो वो अपनी चीज दे आते थे, ये सोचते तक नहीं थे कि मैं क्या करूंगा। महादेवी वर्मा ने भी एक संस्मरणात्मक रचना लिखी है निराला भाई नाम से। महादेवी जी निराला को भाई मानती थी, तो वो कहती है कि मैंने एक रजाई बनवा के दी, ये उसको भी दान कराई थी। तो ऐसे व्यक्तित्व की यदि अपन बात करें तो ऐसे नहीं लगता कि इसकी पूजा होनी चाहिए। और समाज ने इनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया कि इनको सहायता तक नहीं दी। तभी एक कथन कहा जाता है कि जीते जी इस निर्मम समाज ने न प्रेमचंद को समझा न निराला को समझा। यानी जीते जी किसी की इज्जत नहीं हुई। बाद में इनके काव्यों की समीक्षा करके और आज अपन इनके गुण गा रहे हैं, क्या मतलब हुआ? जब पिता दादा दादी पानी के लिए तरसते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बाद में हम लोगों को लड्डू खिलाते हैं, क्या मतलब हुआ भाई? तो इस प्रकार की परिस्थिति जो निराला जी के साथ रही, इनकी आर्थिक दशा कम खराब थी। कारण ये था कि इन्होंने कभी भी संग्रह नहीं किया, बचत नहीं की, इन्होंने जो आया उससे लोगों की सेवा की। इसीलिए तो कहा जाता है कि निराला जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो भिखारी भी थे और दानदाता भी थे। खुद को मांग कर लाना पड़ता था कभी कभी कोई चीज, परंतु फिर भी दान देने से नहीं हटते थे। खुद के पास जो भी होती थी, किसी को चाहिए होता था, वो स्पष्टवादी थे। एक बार तो हिंदी के पक्ष में गांधी जी से भिड़ गए थे, जबकि गांधी जी उस समय प्रभावशाली व्यक्तित्व में माने जाते थे। तो इस प्रकार से ये कभी डरे नहीं थे, स्पष्टवादी थे। घर की परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया था और इनकी बेटी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसके बाद तो ये बहुत ही अधिक दुख में चले गए थे और उन्हीं के लिए अपनी बेटी की ही याद में इन्होंने एक शोक गीत लिखा था। शोक गीत जो साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण शोक गीत माना जाता है, जिसका नाम रखा था इन्होंने सरोज स्मृति। इनकी बेटी का नाम था सरोज स्मृति। तो परिवार में तो कोई ऐसा था ही नहीं जिसके पास ये बैठ सके। पुत्री चली गई, पत्नी चली गई, बेटा भी चला गया, अकेले थे। तो विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए, आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। तो इसलिए भी इन्हें समाज ने सहानुभूति दी। एक कारण तो ये, तो मैंने आपको बताया था कि भी निराला जी के स्वर्गवास के पश्चात
या निराला जी की मृत्यु के पश्चात इन्हें अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ, इन्हें इज्जत प्राप्त हुई। कारण कि जो व्यक्ति दुखी होता है उसके प्रति अपनी स्वाभाविक सहानुभूति चली जाती है। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा ही कारण महत्वपूर्ण था, ये तो दया है। निराला जी हमारे दया के पात्र नहीं थे। दया का पात्र तो वो व्यक्ति होता है जो कुछ कर नहीं पाता, ये तो सम्मान के पात्र थे। अब इन विपरीत परिस्थितियों में अपन उनके प्रति जो सहानुभूति रखकर और उनकी इज्जत करें, ये तो मात्र दया है। परंतु सम्मान आप इस बात पर करेंगे कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी इनकी सरल भाषा में लिखा गया उत्कृष्ट काव्य जैसे सामने आया ना, तो ऐसे कहा गया कि कोई दिमागी रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी वो नहीं लिख पाता जो निराला जी ने विक्षिप्त अवस्था में लिख दिया था। इतना महत्वपूर्ण काव्य और इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतना विविधता लिए हुए, हर एक सूक्ष्म चीज का विश्लेषण ये करते हुए नजर आए। तो यहां पर क्या हुआ? साहित्यिक समाज में दो प्रकार के लोग थे। कौन कौन से लोग थे? एक तो वो थे जो निराला जी का विरोध करते थे और निराला जी की उपेक्षा करते थे। उपेक्षा का मतलब विरोधी होता है, बुराई होता है। ये बुराई करते थे। क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि निराला जी का जो काव्य है ना, इन लोगों का मानना था कि निराला जी का काव्य क्लिष्ट है, बहुत ही कठिन है, तो ये सामान्य जनता की समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा लिखने का मतलब क्या है। तो इसलिए इन लोगों ने निराला जी को सम्मान नहीं दिया, ये विरोध कर रहे थे। तो जहां पर बहुत बड़ा साहित्यिक समीक्षक समाज इनका विरोध कर रहा था, किसके लिए? कलिष्ठता के लिए और इनके विषय से संबंधित। तो उस समय जब इन्होंने इनके जीवन का अंतिम साहित्य पढ़ा जो इन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में लिखा, तो ये समाज है वो अपने विरोध को तो भूल ही गए, इनका सम्मान और करने लगे। जिंदगी में सम्मान प्राप्त कीजिए, इज्जत प्राप्त कीजिए, दया मत लीजिए किसी की। आप किसी के सामने जाकर रोएंगे, वो आप पर दया दिखाएगा और लोग हो सकता है कि आपके सामने दया दिखाए, परंतु बाहर जाकर आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। निराला जी दया के पात्र नहीं थे। इनकी लोगों ने दया नहीं की इन पर, इनका लोगों ने सम्मान किया और सम्मान इन्होंने स्वयं ने अर्जित किया। इस आधार पर जो समाज इनका कड़ा विरोध कर रहा था, वही समाज अंतिम समय में इनके साथ खड़ा हुआ। तो ये तो अपनों ने बात की थी किसकी? जो विरोधी समाज था, जो विरोधी समीक्षक समाज था। निराला जी के लिए मैंने आपको कहा कि दो प्रकार के लोग थे। कुछ तो ऐसे थे जो इनका विरोध कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो हमेशा से इनका सम्मान करते थे और हमेशा से इनके साथ खड़े थे। तो जब विरोधी समाज ही इस खेमे में आ गया, इनका सम्मान करने लगा, तो आप एक बार के लिए सोचिए कि जो इनका प्रशंसक था, जो इनका सम्मान कर रहा था, वो इनके बारे में क्या सोचेगा। देखिए, जो इनके सम्मान करने वाले लोग थे, जो इनकी इज्जत करते थे, वो लोग क्या सोच रहे थे? वो लोग तो इतने ज्यादा खुश थे कि जितनी श्रद्धा निराला जी के लिए उन लोगों के हृदय में थी, कहीं गुना बढ़ गई थी। और उनका सम्मान क्यों? क्योंकि उन्हें अब अभिप्सित मिल गया था निराला जी से। अभिप्सित क्या मतलब होता है? जिसकी इच्छा रखी गई हो। निराला जी से ये लोग भी उम्मीद बनाए बैठे थे, जो प्रशंसक थे। निराला जी बहुत गुड विषयों के बारे में चर्चा करते थे, तो ये लोग यूं सोचते थे कि कब निराला जी बहुत ही सादगीपूर्ण, सरलतापूर्ण भाषा में हमारे साथ एकाकार हो जाए, समाज के साथ एकाकार हो जाए, और कब ये बिल्कुल सरल एक पानी की सी लहर के रूप में बहते हुए पानी की तरह ये काव्य रचना करे और अंत में
जिसकी इच्छा इन्होंने रखी थी, जो इनके लिए अभिप्सित था, वो निराला जी ने इनको दे दिया। तो उन्हें तो जैसे मतलब निराला जी से एक प्रकार की संतुष्टि मिल गई थी कि निराला जी ने वो चीज इनको दे दी जिसकी ये वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने बात की भी, निराला जी जो है वो पहले उपेक्षित पात्र थे, साहित्य में उपेक्षित पात्र थे, इनकी उपेक्षा की गई थी। परंतु जैसे ये स्वर्गवास के पास पहुंचे या इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद लोगों ने इनकी उपेक्षा करना तो बंद किया ही किया, इनका सम्मान भी करना शुरू कर दिया। और सम्मान किसके आधार पर किया? इनकी साहित्यिक समीक्षा के आधार पर। इनके साहित्य का विश्लेषण जब इन लोगों ने किया, इनके साहित्य को जब बहुत अच्छे से इन लोगों ने पढ़ा और साथ साथ अंतिम समय में जो इन्होंने लिखा उसको भी इन लोगों ने परखा, तब जाकर और इनको सम्मान प्राप्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी एक संस्मरण में लिखते हैं कि निराला जी के बारे में मैंने भी विरोध किया था, मैंने भी लिखा था, परंतु जब मैंने इनकी कविताएं पढ़ी, खास तौर से मैंने जब इनका तुलसीदास पढ़ा, तो तुलसीदास पढ़ने के बाद तो मैं इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि मुझे इनकी सारी रचनाएं दोबारा पढ़नी पड़ी। और जब मैंने उस मानसिकता के आधार पर इनकी सारी रचनाएं दोबारा पढ़ी, तो तब तो मेरे हृदय में निराला जी के प्रति इतना सम्मान बढ़ा कि वो उम्र भर कम नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से जो उपेक्षित पात्र था, इसने स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर लोगों की उपेक्षा को हटाकर उनके दिलों में सम्मान भर दिया। और ये कारण क्या था? ये कारण था इन्हीं की समझ, इनका साहित्य। और यहाँ पर लेखक इस बारे में भी विचार करते हैं। सबसे पहले तो ये बताया कि भी निराला जी के हालात कैसे थे। निराला जी के हालात के बारे में बात कर ली अपनों ने। कौन सी? निराला जी की मानसिक स्थिति खराब थी, शारीरिक स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब थी। तीनों ही प्रकार की इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। तो इस कारण इनकी मृत्यु के पश्चात लोगों की सहानुभूति आई। साथ साथ इनका जो साहित्य था, अंतिम जीवन का साहित्य, वो था सरल भाषा में लिखा गया और सरल विषयों पर लिखा गया और इतनी सूक्ष्म चीजों को उभारा गया कि लोग इनका सम्मान करने के लिए चल पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपनों ने बात की है निराला जी के बारे में, और निराला जी के बारे में भी और कौन कौन सी बातें रह जाती है वो भी अपन देखेंगे। परंतु मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।